अब हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 की कुछ प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्रामिंग को हमने 5 पार्ट में क्लासिफाई करा है, जिससे कि समझने में आसानी रहे और ज़्यादा बर्डन एक साथ ना पड़े। तो मैंने कुछ अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स लिखे। उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट की प्रोग्रामिंग के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद टाइमर्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स हैं। और उसके बाद फाइनली हमने इंटरप्ट के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स लिए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अभी इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो और उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम। तो इंस्ट्रक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, 5 कैटेगरी के इंस्ट्रक्शन। तो अब उस कैटेगरी में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो थे, उसके ऊपर जो प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रोग्राम पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको डिज़ाइन करेंगे, कैसे हम उनको लिखेंगे और उनके वजह से क्या-क्या चेंजेस मेरे को देखने को मिल सकते हैं, क्या-क्या मेरे को इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, वो समझनी है बेसिकली, वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, शो हाउ द फ्लैग रजिस्टर इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। आपको 2 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सीक्वेंशियली। एक दे रखा है मूव ए इमीडिएट डेटा F5, यानी ए के अंदर इमीडिएटली आप F5 लोड कर दो और उसके बाद ऐड ए, यानी उस ए के कंटेंट को ऐड कर दो किसके साथ, इमीडिएट डेटा 0B के साथ। दैट मीन्स आपको वो दोनों ऐड करने हैं, F5 और 0B आपको ऐड करना है। जब आप बिट बाय बिट ऐड करोगे, यू विल गेट 0000 एंड 0000 एंड कैरी फ्लैग 1। सो दिस 1 इंडिकेट्स दैट द कैरी फ्लैग इज 1। तो मैं यहाँ पर कैरी फ्लैग को सेट कर दूंगा। मेरी पैरिटी 0 होगी क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वंस 0 है, इवन नंबर ऑफ वंस है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 मेरी पैरिटी होगी। और चूंकि मेरी इस फोर्थ बिट पर, यानी इस बिट से तीसरी बिट से चौथी बिट पर मेरा कैरी आ रहा है D0 से लेकर के D3 और D4 से लेकर के D7। अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो D3 से लेकर D4 पे कैरी जनरेट हो रहा है। इसका मतलब मेरा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी सेट होगा। क्लियर है? D3 से D4 पे जब हम कैरी देते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरी कैरी सेट होगा। तो उसकी वजह से मेरे ये 3 फ्लैग्स सेट होंगे, 2 फ्लैग सेट होंगे और 1 फ्लैग रीसेट होगा। बेसिकली फ्लैग चेंज होंगे और रजिस्टर ए यानी एक्यूमुलेटर जो है उसके अंदर मेरा 00 डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर मैं रैम लोकेशंस 40 से लेकर के 44 तक यानी 5 वैल्यूज को ऐड करना चाहूँ, वो 5 वैल्यूज मैंने सपोज यहाँ लिख रखी है ना, ये दे रखी है मैंने 5 वैल्यूज। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ द वैल्यूज। आपको इन सारी वैल्यूज का सम निकालना है और प्रोग्राम खत्म होने के बाद रजिस्टर ए के अंदर मेरी लो लो बाइट होनी चाहिए और R7 रजिस्टर के अंदर हायर बाइट होनी चाहिए और सारी सारी वैल्यूज मैंने इसमें हेक्साडेसिमल में एज्यूम करी है। तो अगर मेरे को ये 5 वैल्यूज ऐड करनी है तो सबसे पहले मेरे को एक 5 वैल्यू लोड करनी पड़ेगी किसी पॉइंटर के अंदर, है ना। उसके बाद मेरे को एक्यूमुलेटर को क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद वन बाय वन मैं ये वाली वैल्यूज को पॉइंट करके ऐड करता चला जाऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करूंगा, फिर ऐड करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू पॉइंट करूंगा, ऐड करूंगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट करूंगा, ऐड करूंगा और फिर लास्ट वाली वैल्यू को पॉइंट करूंगा, ऐड करूंगा। और हर बार जब भी मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं अपने इस पॉइंटर को, जो पॉइंटर मैंने माना था जिसके अंदर 5 वैल्यू है, उसको एक एक करके डिक्रीमेंट करता रहूंगा। ठीक है, तो प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले मैंने मूव R0 के अंदर, R0 रजिस्टर 0 जो कि एक पॉइंटर रजिस्टर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग R0 और R1 को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसको मैंने पॉइंटर रजिस्टर की तरह ट्रीट करा, मतलब सबसे पहली लोकेशन 40 मैंने अपने इस पॉइंटर रजिस्टर के अंदर डाल दी। अब हर बार जब भी मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा R0 को, तो ऑटोमेटिकली 41 अगली लोकेशन को पॉइंट करेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट करूंगा तो 42 एंड सो ऑन। उसके बाद मैंने एक काउंटर लोड कराया। काउंटर लोड कराने के बाद मैंने उसके अंदर 5 काउंटर के अंदर लोड करा दिया और हर बार ऑटोमेटिकली मैं इस 5 को एक एक करके डिक्रीमेंट करता रहूंगा। ठीक है, 2 चीज़ हो गई, पॉइंटर और काउंटर लोड करा दिए मैंने। उसके बाद मैंने एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को क्लियर कर दिया। अब सबसे पहला एक्यूमुलेटर का डेटा जो है वो मैंने रजिस्टर A7 के अंदर लोड करा दिया, जिससे कि मेरा R7 भी क्लियर हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को अपना डेटा 2 जगह स्टोर करना है। R7 के अंदर हायर बाइट आएगी और A के अंदर लोअर बाइट आएगी। ये जो 16 बिट का डेटा है, 8 बिट इधर और 8 बिट इधर, तो ये टोटल 16 बिट का डेटा कुछ इस तरीके से ट्रीट करा जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये भी 0 करना है और ये भी 0 करना है स्टार्टिंग में। तो इनिशियली मैंने इन दोनों को 0 कर दिया इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर ऐड करा।
ऐड करा किसको, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करके @r0, यानी r0 के थ्रू जो एक मेमोरी लोकेशन पॉइंट करी जा रही है उस पर जो डेटा है वो ए के साथ ऐड हो जाए। ठीक है, दैट मीन्स ए के अंदर था 00 और अब मैंने इसके अंदर 7D ऐड कर दिया और अब ए मेरा कितना आ गया, 7D आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ चेक करा कि क्या मेरा कैरी आया, अगर कैरी नहीं आया तो नेक्स्ट पे चले जाऊँ, और कैरी आया तो मैंने अपनी R7 को इंक्रीमेंट कर दिया। R7 क्या था, जहाँ कैरी स्टोर कर रहा था ना, वहाँ पे मैंने इस R7 को इंक्रीमेंट कर दिया, और अगर नहीं आया तो ऑटोमेटिकली आई जंप टू नेक्स्ट। ये नो कैरी है, जंप ऑन नो कैरी। अगर कैरी 0 है तो कोई एक्यूमुलेशन नहीं होना है कैरी का, यानी सीधे सीधे जंप कर जाना है, कहाँ पर, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में मैंने इंक्रीमेंट कर दिया R0 को, यानी अब R0 पहले 40 था, अब क्या हो गया, 41 हो गया। और मैंने क्या करा, डिक्रीमेंट एंड जंप ऑन नो जीरो। ठीक है, डिक्रीमेंट करा किसको, R2 को, R2 को मैंने डिक्रीमेंट करा और जंप ऑन नो जीरो चेक कर दिया। ठीक है, तो R2 को डिक्रीमेंट करा, 5 का हो गया 4, क्या ये 0 हो गया, नहीं, तो वो जंप कर जाए कहाँ पे, अगेन पे, यानी दोबारा यहाँ पर आ जाए, फिर वो दोबारा ऐड करे। अब ए के अंदर ये वाली वैल्यू थी 7D, ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 7D प्लस अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, R0 के थ्रू पॉइंट करी जाने वाली लोकेशन, और R0 को मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया था, है ना। तो R0 को इंक्रीमेंट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, EB मिल जाएगा, 41 लोकेशन पर डेटा मिलेगा EB, यानी अब मैं EB ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर कैरी आएगा, जब मैं ऐड करूंगा तो कैरी आएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला स्टेप सीधे यहाँ ना आने के बजाय ये यहाँ आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद यहाँ आएगा। ठीक है, R0 इंक्रीमेंट कर देगा एंड सो ऑन। तो जब तक ये R2 मेरा 0 ना हो जाए तब तक रिपीट करता रहे। क्लियर है। अगला प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर 16 बिट के दो नंबर ऐड करने हैं मुझे, ऐड 2 16 बिट नंबर्स, और उनका रिजल्ट मुझे स्टोर करना है R7 के अंदर और R6 के अंदर। R6 में मेरी लोअर बाइट होनी चाहिए, R7 के अंदर मेरी हायर बाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने कैरी फ्लैग को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि इसकी लोअर बाइट और इसकी लोअर बाइट ये है, तो मैंने एक रजिस्टर के अंदर ये लोड करा दिया, एक रजिस्टर के अंदर ये लोड करा दिया, और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो मूव ए इमीडिएटली विद दिस डेटा E7, और दूसरे रजिस्टर के अंदर मैंने क्या करा, 8D, यानी इसका लोअर बाइट ऐड करा, मूव करा दिया, बल्कि ऐड कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, ऐड करने के बाद मैंने इस आंसर को ए को कहाँ स्टोर कर दिया, R6 के अंदर, क्योंकि R6 में क्या आना है, R6 में आना है लोअर बाइट। तो जब मैं लोअर बाइट को ऐड करूंगा तो लोअर बाइट ही मिलेगी, वो मेरा R6 के अंदर आ गया। अब मैंने मूव करा 3C को, ये वाला जो है हायर बिट, हायर ऑर्डर 8 बिट। ठीक है, 3C को ए के अंदर, और मैंने अब ऐड विद कैरी कर दिया किसको, ए को, किसके साथ, 3B के साथ। 3B क्या था, 3B था अगले वाले डेटा की हायर बाइट। ठीक है, तो अब ऐड विद कैरी होगा तो ऑटोमेटिकली जो ये वाला आया आंसर होगा, है ना, ये वाले आंसर में जो कैरी आया होगा तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली कैरी सेट हुआ होगा, तो अगर कैरी था तो 1, और बाकी इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आए तो वो सेव कहाँ करना है, मुझे सेव करना है R7 के अंदर। तो ये जो हायर ऑर्डर डेटा आएगा वो कहाँ आएगा, R7 के अंदर स्टोर हो जाएगा। R6 के अंदर मेरा लोअर ऑर्डर और R7 के अंदर मेरा हायर ऑर्डर डेटा सेव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज, अगर मैं 5 BCD डेटा को, जो कि रैम मेमोरी लोकेशन में 40 से लेकर के 44 तक स्टोर्ड हैं, उनको मुझे ऐड करना है। तो इसको ऐड करने में भी मेरे को अल्टीमेटली एक पॉइंटर और एक काउंटर, दो चीज़ें लोड करनी पड़ेंगी, और एक्यूमुलेटर को क्लियर करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली द रिजल्ट मस्ट बी इन BCD। ठीक है, और वही सेम चीज़ ले लेते हैं कि मेरे को रिजल्ट कहाँ कहाँ स्टोर करना है, मेरे को रिजल्ट करना है स्टोर एक्यूमुलेटर के अंदर और R7 के अंदर। R7 के अंदर कैरी और एक्यूमुलेटर के अंदर जो मेरा डेटा है। ठीक है, अब मैंने ऐड करा मेमोरी लोकेशन वाले डेटा को, और अब मैंने DAA कर दिया। DAA क्या होता है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। मतलब अगर मेरी D3 से D4 पे, यानी निबल पर कैरी आया है ना, 9 के बाद 10 आता है, लेकिन 9 के बाद यहाँ पर ए आया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर 6 ऐड कर देगा। 6 ऐड कर देगा तो ऑटोमेटिकली वो डेसिमल के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा कैरी आया है। अगर नहीं है कैरी तो यहाँ आ जाए, कैरी है तो यहाँ आ जाए। मतलब कैरी है तो R7 को इंक्रीमेंट कर दे, और कैरी नहीं है तो ऑटोमेटिकली अगली डेटा को पॉइंट कर दे। और फिर मैं अपने काउंटर को डिक्रीज करके चेक करूंगा कि क्या वो 0 हो गया। अगर 0 नहीं हुआ है देन अगेन गो बैक टू अगेन, और अगर 0 हो गया है देन स्टॉप द प्रोसेस।
क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं, अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूँ तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है मेरा, देखो इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, कैरी फ्लैग को रीसेट कर दिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली ए के अंदर 4C डेटा को लोड कर दिया, और अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया विद बोरो साइन 6E को। दैट मीन्स मैंने 4C को 4C में से 6E सब्ट्रैक्ट कर दिया along with borrow, सब्ट्रैक्ट बोरो है ना। अब चूंकि बोरो तो मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया कैरी फ्लैग के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट, केवल सब्ट्रैक्ट का तो इंस्ट्रक्शन होता नहीं है मेरे पास सब्ट्रैक्शन का होता है सब्ट्रैक्ट विद बोरो, तो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट विद बोरो वही इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। लेकिन चूंकि बोरो अगर पहले से सेट है तो वो भी इस कैलकुलेशन में शामिल होगा, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको क्लियर करा। उसके बाद अगर ये 0 आए, ठीक है, तो यहाँ आ जाए, और अगर 0 नहीं आता है, जंप पर नो 0, तो नो सॉरी जंप पर नो कैरी, अगर कैरी आए तो ठीक है, तो यहाँ आ जाए, और कैरी नहीं आए तो ये नेक्स्ट आ जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर कैरी आता है, अगर कैरी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर दे और इंक्रीमेंट कर दे एक्यूमुलेटर को, और अगर कैरी नहीं आए तो सीधे सीधे ए को R1 के अंदर स्टोर कर दे। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा आपका ये, है ना, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैरी मेरा ये वाला सेट हो जाएगा इस वाले सब्ट्रैक्शन के बाद, है ना, क्योंकि ये डेटा छोटा है, ये डेटा बड़ा है, ये डेटा बड़ा है तो कैरी फ्लैग सेट होगा। अभी जब कैरी फ्लैग सेट होगा तो क्या होगा, तो ये यहाँ ना जंप करने की बजाय ये इस पे जाएगा और फिर इस पे जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट करेगा एक को और फिर इंक्रीमेंट करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया और फिर एक इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट होगा और फिर 1 ऐड करने के बाद 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा उस नेगेटिव नंबर का, जो नेगेटिव नंबर मेरा यहाँ पर आया था। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोग्राम है, अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं तो यहाँ पर मैंने कैरी फ्लैग को क्लियर कर दिया, 62 को यहाँ पर मैंने इमीडिएटली ए के अंदर लोड करा और सब्ट्रैक्ट विद बोरो करा है 96। तो जब सब्ट्रैक्ट विद बोरो करूंगा 96 को तो ऑटोमेटिकली कैरी आएगा, कैरी आएगा तो मैंने एक्यूमुलेटर में जो डेटा था उसको R7 के अंदर स्टोर कर दिया, और अब मैंने ए के अंदर 27 लोड कराया और सब्ट्रैक्ट विद बोरो 12 लोड करा, 12 कर लोड मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो आंसर आया उसको R6 के अंदर लोड कर दिया। तो बेसिकली मैंने दो पार्ट सब्ट्रैक्शन करे, एक 62 में से 96 तो आंसर आया ये, इसको मैंने R7 के अंदर स्टोर कर दिया, और कैरी फ्लैग बाय डिफॉल्ट सेट होगा, रीसेट होगा, वो इस ऑपरेशन में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ सेट होगा, है ना, क्योंकि ये वाला डिजिट बड़ा है तो बोरो आएगा, बोरो की वजह से कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। अब मैंने 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया विद बोरो तो -1, ठीक है, तो आंसर मेरा कितना आया 14। यहाँ पर मेरा कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली मैंने इस ऑपरेशन को परफॉर्म करा है, और जो आंसर मेरा R7 और ए के अंदर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है R6 के अंदर और R7 के अंदर मिल रहा है। तो ये वाला डेटा ये जो 14 एच आया ये मैंने R6 के अंदर स्टोर करा, और R7 के अंदर मैंने ये स्टोर करा था, तो अल्टीमेटली मेरे को हायर और लोअर ऑर्डर बाइट मिल गई, मतलब मैंने 16 बिट का सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया इस प्रोग्राम के थ्रू। क्लियर हो गया? उसके बाद हम चलते हैं इस प्रोग्राम पे, यहाँ पर मैं P1 को इनपुट पोर्ट बनाना चाहता हूँ और एक हेक्स डेटा बाइट लोड करनी है 00 से लेके FF तक P1 से, और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और R7 और R6 डेटा और R5 पर स्टोर करना है। यहाँ पर R7 मेरी हाईएस्ट सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और R5 मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक्यूमुलेटर के अंदर कोई भी डेटा लोड कराया, सपोज FF, इन इसके बीच में से कोई भी डेटा हो सकता है, तो 8 बिट का डेटा लेने मैंने मैक्सिमम FF। उसके बाद मैंने ए के डेटा को P1 के अंदर लोड करा दिया, तो ये P1 को इनपुट पोर्ट मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब मैंने P1 के डेटा को ए के अंदर दोबारा मूव कराया, ठीक है, हालांकि बात एक ही है, ए के अंदर ए के डेटा को पी के अंदर P1 के अंदर मूव कराया और P1 के डेटा को ए के अंदर मूव कराया, तो अब मैंने डेटा को P1 से रीड कर लिया। बेसिकली पोर्ट 1 पर इनपुट देने का क्या तरीका है, मैं एक्यूमुलेटर से इनपुट दूंगा, तो एक्यूमुलेटर से मैंने इनपुट दे दिया, और फिर उस एक्यूमुलेटर के इनपुट से जो कि मैंने P1 पर दिया था उसको मैंने रीड कर लिया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ पर 10 एक रजिस्टर बी के अंदर लोड करा लिया। क्यों कराया, क्योंकि मैं
div a कॉमा b यानी डिवाइड बाई 10 यूज करना चाहता हूँ कमांड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ff जो है डेटा वो पॉइंट करता है 255 को। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 25। ये तो हो जाएगा क्वेश्चन, और 5 बचेगा रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरा क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। मैंने R7 के अंदर लोड करा दिया। तो जो मेरा बी है, बी रजिस्टर मुझे क्या देता है, मुझे देता है जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर को मैंने कहाँ लोड करा दिया, स्टोर कर दिया, R7 के अंदर स्टोर कर दिया। और जो ए के अंदर बचा वो क्या बचा, 25 बचा। अब मैंने इस 25 को दोबारा 10 से डिवाइड करा। तो अगेन देखो, बी के अंदर अब मैंने 10 दोबारा लोड करा और फिर दोबारा डिव ए बाई बी कर दिया। अब मैंने 25 डिवाइड बाई 10 करा तो आंसर कितना आया, 2 क्वोशंट और 5 रिमाइंडर। अब मैंने इस बी को कहाँ लोड करा दिया, R6 के अंदर स्टोर कर दिया, सॉरी लोड नहीं, स्टोर कर दिया। और जो ये बचा क्वोशंट, ये कहाँ बचा, ये ए के अंदर बचा। ए का डेटा मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, R5 के अंदर मूव कर दिया। तो अल्टीमेटली R5, R6 और R7 ये तीनों रजिस्टर देकर मिल करके मेरे को जो ये 8 बिट और 8 बिट 24 बिट देंगे। इन 24 बिट के रजिस्टर में अगर मैं इन तीनों को मिला करके देखूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को 255 डेटा मिल जाएगा। और ये क्या है, बेसिकली ये इस इनपुट डेटा का एफ का क्या है, ये BCD इक्विवेलेंट है, डेसिमल इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये मैंने स्टोर कर दिया R5, R6, R7 के अंदर। नेक्स्ट इज, अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं तो इस प्रोग्राम में मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में केवल एक चेंज कर दिया कि P1 के अंदर सपोज FD डेटा है रादर देन FD है। FD मतलब 253 है ना, क्योंकि FD FE होता तो 254 हो जाता, FF तो 255। तो अगर 253 डेटा है तो मेरा डेटा क्या क्या आएगा, है ना। तो 253 को 10 से डिवाइड करो तो आया क्वोशंट 25 और दूसरा बचा रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर को मैंने स्टोर कर लिया R7 के अंदर। उसके बाद मैंने 25 को डिवाइड करा 10 से, ठीक है। क्वोशंट आया 2 और रिमाइंडर आया 5। मैंने इस 5 को R6 के अंदर स्टोर कर लिया और इसको मैंने R5 के अंदर स्टोर कर लिया। तो R5, R6, R7 मेरे को क्या मिल रहा है, 253 डेटा मिल रहा है। मतलब अल्टीमेटली मेरे को इस FD डेटा का BCD इक्विवेलेंट 253 मेरे को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर मेरे को कोई नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने हो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर तो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वो नंबर लिया 5, -5 है तो मैंने सबसे पहले नंबर लिया 5। 5 बिट को मैंने बाइनरी 5 को मैंने 8 बिट बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं 00000101। उसके बाद मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट करा, है ना। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब मैंने इसका सीधे सीधे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। और वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो जहां जहां जीरो है वहां वहां वन, और जहां जहां वन है वहां वहां जीरो, ठीक है। देख सकते हो आप, ये सारे कॉम्प्लीमेंट हो गए। और उसके बाद मैंने 1 ऐड कर दिया। तो जब 1 ऐड करूंगा तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट बचेगा, और 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, 5 की जगह -5 हो जाएगा। तो -5 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, FDH होगा, दैट्स इट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे पास -34 है तो हम -34 को क्या करेंगे, 3 और 4, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 1 का 0, 0 का 1, और फिर मैंने उसके बाद उसको 1 ऐड कर दिया। तो जो डेटा आया वो -34 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, यानी CC जो है वो -34 का 2's कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट इज, सपोज -128 को लिखना हो तो -128 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 128। अब देखो यहाँ -128 H नहीं है ना। अगर H होता तो ये हेक्साडेसिमल डेटा होता। अगर हेक्साडेसिमल होता तो हम नहीं लिख सकते थे, लेकिन डेसिमल में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हेक्साडेसिमल नहीं है, हेक्साडेसिमल नहीं है, ये क्या है, 128 है केवल। तो ये 128 को लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 की पावर 7 यानी 128 और बाकी सब जगह 0। तो फिर मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया और फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। तो ये क्या होगा, -128 का 2's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 8 0। लेकिन अगर मैं -128 हेक्साडेसिमल का क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा 7 बिट से, 8 बिट से, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम -127 का कर सकता हूँ मैं, -128 का नहीं हो पाएगा। इसलिए इसलिए मैंने यहाँ पर हेक्स नहीं लिया है, हेक्स हटा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट इज, अगर मैं इस कोड को देखूं तो यहाँ मैंने क्या करा है, मैंने ए के अंदर 96 और ये इसके आगे और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये डेसिमल डेटा है,
ठीक है, यह हेक्साडेसिमल डेटा है। ठीक है, तो 96 इज सिंपली दी डेसिमल डेटा। मैं इसको लोड करने से पहले इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली जब मैं 96 ऐड कर रहा हूँ तो जो भी मेरा असेंबलर है वो ऑटोमेटिकली इस 96 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के दे देगा। और दूसरा डेटा है मैंने 70, तो 96 और 70 को जोड़ देना है। यहाँ दे रखा है 96 और 70 को जोड़ दो आप, तो 96 और 70 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपको ये डेटा आएगा। अब इस डेटा में एक्चुअल में 96 और 70 को जोड़ोगे तो डेसिमल में कायदे में 99 डेटा आना चाहिए था। 8 बिट का डेटा मैक्सिमम कितना होता है डेसिमल में, 99, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 166। ये वन जो है ये क्या आ रहा है, ये वन जो है ये मुझे बता रहा है कि ये मेरा ओवरफ्लो हो रहा है, तो मैंने ओवरफ्लो सेट कर दिया। ठीक है, लेकिन दिस वन जैसे ओवरफ्लो वन हुआ तो मुझे ये पता लगेगा कि ये वन जो है वो क्या है, ये नेगेटिव नंबर को शो करेगा, है ना, और नेगेटिव -90 को शो करेगा, ये A6 इक्वल टू -90। ठीक है, और एक्चुअल में ये आंसर -90 ये गलत आंसर है, क्योंकि एक्चुअल में आंसर ओवरफ्लो होने की वजह से ये नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट कर देगा और -90 यानी जो A6 है विच इज द रॉन्ग आंसर, तो आंसर गलत है। क्लियर है, मतलब ये डेसिमल अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आंसर मेरा ओवरफ्लो हो रहा है, दैट्स इट। ये मेरे को ये चीज बता रहा है, यहाँ पर ओवरफ्लो फ्लैग को सेट कर देगा टू इंडिकेट कि ये आंसर मेरा 99 से बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी ओवरफ्लो फ्लैग के को और समझना चाहूँ डिटेल में, तो आप दूसरा क्वेश्चन देखो। सपोज मैंने -128 डेसिमल डेटा लिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने -128 डेसिमल डेटा को 80 हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट करा था, है ना। -2 को उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ठीक है, तो ये और उसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा FEH। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, -130 आएगा। -130 इंडिकेट्स कि अगेन मेरा आंसर जो है वो क्या है, डेसिमल में -128 -2 -130 है, लेकिन लॉजिकली -130 रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 3 8 बिट का डेटा चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 ही है मेरे पास, इसका मतलब ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा, है ना। और ओवरफ्लो फ्लैग सेट होगा, उस ओवरफ्लो की वजह से मेरे को देखो यहाँ पर 1 नहीं है, लेकिन ओवरफ्लो फ्लैग सेट है, क्यों, क्योंकि मेरा नंबर 99 से बड़ा है, इसकी वजह से यहाँ पर नहीं है 1 तब भी नंबर नेगेटिव है। ठीक है, और ओवरफ्लो फ्लैग सेट है, इसका मतलब ये जो आंसर है ये +126 विच इज एन इनवैलिड आंसर बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लो फ्लैग। क्लियर है। नेक्स्ट इज, अगर मैं एक और क्वेश्चन देखूं इसी ओवरफ्लो केस को समझने के लिए, ए के अंदर मैंने -2 लोड कराया और R1 के अंदर मैंने -5 लोड कराया, तो -2 के लिए सबसे पहले इसका 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये आ जाएगा FE, और 5 -5 के लिए पहले 5 का कॉम्प्लीमेंट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं FD, है ना। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, आंसर कितना आया, -2 और -5 -7। ठीक है, -5 और -7 देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यहाँ पर लास्ट वाली बिट 0 नहीं आ रही है, 1 आ रही है। इस 1 का क्या मतलब है, नंबर नेगेटिव है। क्या मेरा नंबर नेगेटिव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है, ऐड कर रहा हूँ तो नंबर नेगेटिव आना चाहिए। और क्या ये नंबर -99 से और छोटा है, मतलब -100, ये 3 डिजिट में तो नहीं है ना, 2 ही डिजिट में है, बिल्कुल है, इसका मतलब ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं होगा। और अगर ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं है और ये 1 है, इसका क्या मतलब है कि मेरा नंबर नेगेटिव है, लेकिन ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं है, इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक केस और देख लेते हैं जिससे एक बार और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने +7 लिया ए के अंदर और +18 लिया R1 के अंदर, मैंने उन दोनों को जोड़ा, तो अगर मैं 7 और 18 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 25 आएगा ना, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरी इस बिट पर 1 आता तो नंबर नेगेटिव होता, लेकिन इस बिट पर 0 है, इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है। और क्या 18 और 7 को जोड़ने के बाद मेरा नंबर 99 से छोटा है, बिल्कुल है, इसका मतलब ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं है, ये नंबर नेगेटिव नहीं है और ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को जोड़ रहा हूँ, आंसर पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये 0 है, और ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं है, इसका मतलब जो आंसर है वो मेरा ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इज, अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे को ए के अंदर 35 और उसको एंड कर देना है इमीडिएटली 05 डेटा के साथ, दैट मीन्स 35 का एंड कर दो 05 के साथ। एंड क्या होता है, 1 का एंड 1 के साथ 1, और किसी का भी एंड 0 के साथ 0, तो अगर कोई भी एक 0 है आंसर 0 हो जाएगा, लेकिन दोनों 1 है तो आंसर 1 रहेंगे, तो 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0, एक भी 0 है तो आंसर 0 यानी 0। ठीक है, तो आंसर कितना आया मेरा 05H।
ये मेरा एंड ऑपरेशन हो गया इमीडिएटली। इसी तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेशन देखें तो एक लॉजिकल ऑपरेशन होता है और 05 को और कर दिया मैंने 30 के साथ, ठीक है। तो 05 को और करेंगे 30 के साथ तो क्या आ जाएगा 04, और 04 को 30 से और करेंगे तो और का क्या मतलब होता है 0+1 या 1+0 या 1+1, ये तीनों ही और केस में क्या होते हैं 1 होते हैं, मतलब ये 1 नहीं है और है बेसिकली, ये ऐड नहीं है और है ना, ये और है यहाँ पर और है ये, ठीक है। और अगर 0+0 है, 0 और 0 है तो वो 0 होता है, यानी अगर दोनों 0 है तो 0, ये 0, और अगर एक भी 1 है तो आंसर 1। तो ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो आंसर मेरा 1। तो आंसर कितना आ गया 3 4। अब आप ये भी कह सकते हो कि 4 और 30 को जोड़ेंगे तो 34 आएगा, बट दिस इज बेसिकली दी और ऑपरेशन, ठीक है। अगर मैं डेटा ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 0 और सपोज क्या कहते हैं 3 4, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा, तो 0 0 1 1 और 0 0 1 1, ये तो हो गया 3, और 0 0 0 0 और ये हो गया 0 1 0 0। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0 0 1 1 और 0 1 0 0। दैट मीन्स 34 विल बी द आंसर, ठीक है। तो 30 और 34 को जोड़ नहीं रहे हैं हम, यहाँ और कर रहे हैं। कोई भी एक 1 है, मेरा आंसर 1 है और के केस में। कोई भी एक 0 है तो आंसर 0 है एंड के केस में। अगला है एक्स और का केस। एक्स और में हम देख लेते हैं 54 और 78 का एक्स और करना है। एक्स और क्या करता है, दोनों अगर 1 है या दोनों सेम है तो 0, और दोनों अलग अलग हैं तो 1, दोनों सेम है तो 0, दोनों सेम है तो 0, अगर अलग अलग हैं तो 1, ठीक है। अब आप देखो ये बिट, ये बिट, ये बिट, सिमिलरली ये वाली बिट और ये वाली बिट, ये तो सेम है 0 0 0 0, ठीक है, यहाँ आ गया। और जो अलग अलग हैं 0 और 1, ये 1 और 0 और ये 0 और 1, तो इन तीनों लोकेशन पर क्या आ गया 1 आ गया। तो एक्सऑर करते हैं हम, तो एक्सऑर करने के लिए दोनों बिट अलग अलग होती हैं तो आंसर 0 आता है, सेम आता है 1 आता है, और अगर दोनों बिट सेम होती हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। ये मेरा हो गया, ये आंसर मेरा एक्सऑर करने के बाद इन दोनों डेटा को ये आंसर मुझे एक्यूमुलेटर के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज, क्या एक्यूमुलेटर के कंटेंट को हम एक्स क्लियर करने के लिए एक्स और लॉजिकल एक्स और का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लॉजिकल और क्या कहता है, और एक्स और क्या कहता है, एक्स और ये कहता है कि अगर मेरा 1 को एक्स और किया जाएगा 1 के साथ या 0 को एक्स और किया जाएगा 0 के साथ, तो मेरा आंसर इन दोनों ही केस में क्या आएगा, इन दोनों ही केस में आंसर मेरा आएगा 0। लेकिन अगर मैं 1 को एक्स और करूंगा 0 के साथ या 0 को एक्स और करूंगा 1 के साथ, मेरा इन दोनों ही केस में आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो अगर ए को ए के साथ ही एक्स और कर दो, यानी दोनों कंटेंट सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को क्लियर करने का एक तरीका एक्स और कंडीशन भी है। एक्स और कमांड यूज करके भी वी कैन क्लियर द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट इज P1 को मुझे रीड करना है और टेस्ट करना है कि क्या इसके अंदर 45 है। अगर है तो P2 पे 99 चला जाए, और नहीं है तो P2 क्लियर रहे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे P2 को क्लियर करना पड़ेगा, तो मैंने P2 को क्लियर कर दिया। फिर मैंने कोई भी एक रैंडम डेटा P1 पर मूव कर दिया, P1 ने डेटा रीड कर लिया, ठीक है। P1 को इनपुट पोर्ट बनाया, और P1 के बाद इस जो डेटा से कंपेयर करना है वो डेटा कंपेयर वाला डेटा मैंने रजिस्टर 3 के अंदर डाल दिया 45, ठीक है। अब मैंने क्या करा, P1 के डेटा को मैंने ए के अंदर मूव कराया, ठीक है। पहले P1 पे डेटा ले लिया इमीडिएटली, और फिर P1 का डेटा जो FF था उसको मैंने लोड कराया ए के अंदर। अब ए के अंदर क्या आ गया FF, है ना, और मैंने एक्स और लगा दिया। एक्स और क्या करेगा, R3 और ए को कंपेयर करेगा, है ना, यानी 4 5 और FF को कंपेयर करेगा। अब अगर ये सेम है यानी 0 0 हो जाए, है ना, अगर इसकी वैल्यू 45 है तो मेरा P2 पे 99 चला जाए, यानी अगर मेरा 0 ना आए तो एग्जिट हो जाए। बाय डिफॉल्ट मेरे को 0 0 ही भेजना है P2 पे, तो एग्जिट हो जाए। और अगर 0 आ गया तो मेरा P2 पे 99 डेटा चला जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अगर मैं डेटा को कंपेयर करना चाहता हूं, तो कंपेयर करने के बाद अगर 0 आता है इसका मतलब क्या है, ये दोनों डेटा सेम, ठीक है। और अगर डेटा कुछ भी आता है
जीरो नहीं आता, इसका मतलब डेटा अलग अलग है। तो डेटा अगर अलग अलग होगा तो ऑटोमेटिकली ये जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो ये एग्जिट कर जाएगा। और अगर डेटा सेम है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को P2 के अंदर 99 लोड करा देना है। नेक्स्ट इज टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85 वही पुराना तरीका, 85 डेटा को हमने ए के अंदर लोड करा दिया, कॉम्प्लीमेंट करा और फिर ऐड कर दिया इमीडिएटली वन डेटा के साथ। तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट आया, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट आया। वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट यह हो गया और उसके बाद मैंने इसमें वन ऐड कर दिया, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट इज, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ए के अंदर 55 लोड करा रहा हूँ, ठीक है, ए के अंदर 55 है और मैं कंपेयर कर रहा हूँ। CJNE कमांड क्या होती है, CJNE कमांड होती है कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल। ठीक है, तो अगर ये कंपेयर करेगा किसके, ए को किसके साथ, इस डेटा के साथ, दूसरा जो ऑपरेंड है ना। तो ए के अंदर 55 है, 55 और 99 कंपेयर होंगे आपस में, दोनों हेक्साडेसिमल डेटा है। ठीक है, अगर ये सेम है ना, इक्वल है तो वो जंप ना करे। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो जंप ना करे, और अगर सेम नहीं है, नॉट इक्वल, तो जंप करे। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, CJNE कंपेयर एंड जंप नॉट इक्वल दोनों ही एक ही इंस्ट्रक्शन से हो सकते हैं। तो देखो, अगर ये जंप पे होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, ये यहाँ पर नेक्स्ट पर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये जंप करेगा। और ए के अंदर कितना डेटा रहेगा, ए के अंदर वही डेटा रहेगा, क्योंकि कंपेयर इंस्ट्रक्शन कभी भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट को या किसी भी रजिस्टर के कंटेंट को चेंज नहीं करता। क्लियर है, बिल्कुल सेम जैसा हम माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हैं वही सेम लगभग लगभग चीज़ें यहाँ पर भी है, कुछ अलग ज़्यादा नहीं है। ठीक है, डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर ए टू द वैल्यू 99। अगर एक 99 ए के अंदर है, डिटरमाइन इफ रजिस्टर ए कंटेंट्स 99 अगर ए के अंदर है तो R1 को FF बना दे, अदरवाइज R1 को 0 बना दे। सबसे पहले मैंने R1 को 0 बना दिया। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि मेरा ए के अंदर 99 नहीं है। फिर मैंने कंपेयर करा किसको, ए को किसके साथ, इमीडिएटली 99 के साथ। अगर है तो वो नेक्स्ट चला जाए, और अगर कंपेयर करने के बाद सेम आता है तो सेम आने में क्या करना है, मुझे R1 के अंदर FF भेज देना है। तो अगर ये कंपेयर हो और सेम हो, इसका मतलब ये जंप ना करे, जंप ना करे तो R1 के अंदर 0FF डेटा लोड कर दे। क्लियर है। नेक्स्ट इज, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक P1 को मैंने इनपुट पोर्ट बनाना है और जो एक टेम्परेचर सेंसर से कनेक्ट है। एक प्रोग्राम मेरे को ऐसे लिखना है जो टेम्परेचर रीड कर रहा है और उसकी वैल्यू को टेस्ट कर रहा है कि ये 75 है क्या, है ना। अगर 75 है तो ए के अंदर 75 आ जाए, अगर 75 से कम है तो जो टेम्परेचर है वो R1 के अंदर चला जाए, और 75 से ज़्यादा है तो टेम्परेचर R2 के अंदर चले जाए। बस ये काम करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने पोर्ट से डेटा रीड कर लिया, पोर्ट पर डेटा रीड कर लिया, मतलब सॉरी इनपुट पोर्ट बना लिया, रीड हम एक्यूमुलेटर से करेंगे। और फिर मैंने पोर्ट के डेटा को, पोर्ट 1 के डेटा को रीड कर लिया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने कंपेयर करा। ठीक है, अगर ये कंपेयर हो और 75 के बराबर हो, 75 के बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ आ जाए। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो यहाँ आ जाए। ठीक है, और अब उसको करना है जंप ऑन कैरी। ये कैरी कंपेयर इंस्ट्रक्शन मेरा कैरी और नो कैरी, कैरी भी बताता है मुझे, कैरी फ्लैग सेट कर देगा। इसका मतलब मेरा पहला वाला डेटा बड़ा है, A-B अगर मैं करता हूँ तो ए मेरा बड़ा है, तो इसका मतलब कैरी नहीं आया। और अगर ए मेरा छोटा है बी से तो कैरी आएगा, है ना। तो अगर वो 75 से ग्रेटर है ना, सपोज जो टी है मेरा वो 75 से ग्रेटर है, इसका मतलब कैरी फ्लैग 0 रहेगा। ठीक है, टी अगर इक्वल टू है 75 के तो CJNE होगा ही नहीं, जंप नॉट इक्वल, है ना। और अगर टी मेरा लेस देन 75 है तो ऑटोमेटिकली मेरा कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जंप ऑन नो कैरी कर दिया। अगर जंप ऑन नो कैरी यानी कैरी नहीं आया तो वो कहाँ आ जाए, वो सीधे यहाँ आ जाए, ये वाली चीज स्किप कर दे। और उस केस में R2 के अंदर क्या आ जाए, डेटा ए का डेटा R2 के अंदर आ जाए। यानी ए क्या था, ए के अंदर वो डेटा था जो रीड कर रहा था मैं, है ना, जो टेम्परेचर था एक्चुअल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा मुझे कहाँ भेज दे, R2 के अंदर भेज दे। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो, ये यहाँ है, यहाँ आएगा तो ए का डेटा R1 के अंदर भेज दे और फिर शॉर्ट जंप कर दे एग्जिट पे, मेरा प्रोग्राम खत्म कर दे, ठीक है। और अगर ये आता है कंपेयर इफ नॉट इक्वल, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है ना, ये तो ये कहाँ आ जाएगा, तो ये सीधे एग्जिट आ जाएगा, मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। ऑटोमेटिकली ए के अंदर क्या डेटा है, मेरा P1 वाला डेटा ए के अंदर है, तो मुझे दोबारा मूव भी नहीं कराना है ना। ए के अंदर क्या है 75 है और ऑटोमेटिकली ए के अंदर 75 है, तो मेरे को डेटा मूव थोड़ी कराना है, तो यहाँ टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीन चीज़ें चेक करी, या तो ग्रेटर देन या इक्वल या लेस देन, ये तीनों ही कंडीशन चेक करने के लिए मैंने केवल और केवल एक कमांड यूज़ करी पहले, जो कि है कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, उसके बाद मैंने जंप ऑन कैरी या नो कैरी, ठीक है, उस तरीके से कर लिया। और उसके बाद एग्जिट करने के लिए मैंने शॉर्ट जंप का इस्तेमाल कर लिया। शॉर्ट जंप का मतलब सीधे उस एग्जिट पर शॉर्ट जंप कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एक प्रोग्राम, मुझे P1 को मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली 63 वैल्यू जब तक मुझे ना मिले, अगर 63 मिल जाए तो ये स्टॉप हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा FF डेटा को P1 पे लोड करा दिया, ठीक है, ठीक है, कोई भी डेटा लोड करा दिया अदर देन 63, तभी तो वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा। और इस P1 के डेटा को मैंने ए के अंदर मूव करा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है और जंप करना है अगर वो नॉट इक्वल हो, कहाँ पे, यहीं पे, ठीक है। तो ए को मैंने 63 इस डेटा के साथ मैंने कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब ये हर बार एफ एफ डेटा है, एफ एफ को कंपेयर करेगा किसके साथ, 63 के साथ, और ये कभी भी सेम नहीं आएगा। जब सेम नहीं आएगा तो ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये सेम ना हो जाए। सेम अगर होगा तो ये यहाँ पर अगली लाइन पर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये मॉनिटर करता रहेगा जब तक कि उसको 63 नहीं मिलता, इनफाइनाइट टाइम के लिए। अगर मैंने इसको एफ एफ दे दिया है डेटा, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एफ एफ है और कंपेयर करा है 63 से, वो दोनों सेम होंगे नहीं। इट इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कि P1 की वैल्यू मेरी चेंज हो रही है या नहीं हो रही, एफ एफ 63 है या नहीं। नेक्स्ट इज ये प्रोग्राम, देखो आप यहाँ पर मैंने रैम मेमोरी लोकेशंस 40 से लेकर के 44 तक, ये टेम्परेचर डेटा मेरे पास है 5 दिनों का, ठीक है। और मुझे ये चेक करना है कि क्या इनमें से कोई भी एक डेटा 65 है। अगर है, अगर है तो वो उसकी लोकेशन को R4 के अंदर भेज दे, अगर नहीं है तो R4 को 0 बना दे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये डेटा है मेरे पास 40, 41, 42, 43 और 44। ध्यान से देखो तो 43 के अंदर मुझे 65 मिल रहा है। इसका मतलब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो 65 डेटा मुझे कहाँ पे मिलेगा, 43 पे। और 43 का डेटा मुझे कहाँ भेजना है, इस R4 के अंदर भेजना है, यानी इस R4 के अंदर मेरा क्या चला जाए, ये 43 लोकेशन चली जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने R4 को 0 बना दिया, ठीक है, और R0 के अंदर पॉइंटर लोकेशन मैंने 40 इंसर्ट कर ली। और कितने डेटा है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 काउंटर के अंदर लोड कर दिया। उसके बाद मैंने पहला डेटा मूव करा एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है, और उसको कंपेयर करा किसके साथ, 65 के साथ। अगर वो नॉट इक्वल टू है तो वो जंप कर जाए यहाँ पे, है ना। और अगर वो इक्वल टू है, अगर इक्वल है तो उस ए के डेटा के अंदर R0 का डेटा ए के अंदर मूव कर जाए, ठीक है। R0 क्या डेटा कौन सा है, R0 है मतलब 40 ए के अंदर आ जाए और फिर ए को मैं R4 के अंदर कर दूं, क्योंकि एक्चुअल में R4 R0 तो कर नहीं सकता मैं, कि मूव R4 R0 कर दूं, ये तो कमांड वैलिड नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेटा को पहले एक्यूमुलेटर के अंदर ले जाना पड़ेगा और फिर एक्यूमुलेटर से डेटा को उस रजिस्टर के अंदर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैं एग्जिट कर दूं प्रोग्राम को, खत्म, मेरे को लोकेशन मिल गई। लेकिन अगर कंपेयर करने के बाद लोकेशन नहीं मिलती है तो क्या हो, तो वो इंक्रीमेंट करे किसको, पॉइंटर को, काउंटर को, सॉरी पॉइंटर को, है ना, और डिक्रीज करे काउंटर को, और कहाँ पहुंच जाए, वहां पहुंच जाए। कब तक पहुंचता रहे, जब तक कि ये 0 ना हो जाए। 0 हो गया तो एग्जिट हो जाए, मतलब मैं सारे डेटा को ट्रेवर्स कर चुका एक बार, क्लियर है। तो इस पूरे प्रोग्राम को रन कराने के बाद क्या होगा, इस पूरे प्रोग्राम को रन कराने के बाद मुझे अगर 65 डेटा मिलता है तो 65 डेटा की जो भी लोकेशन है वो मेरे
R4 के अंदर चली जाएगी, और अगर नहीं मिलता है तो R4 के अंदर तो ऑलरेडी 0 है ही, खत्म। नेक्स्ट इज आपको सीरियल बिट को ट्रांसफर करना है 1 बाय 1, ठीक है। 4 1 मेरा सीरियल डेटा है, इसको 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफर करना है P2.1 पिन के थ्रू, है ना। 2 हाईज एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डेटा, ये मेरे को हाई बनाने हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ डेटा को, तो मैंने P2.1 हाई कर दिया, दोबारा मैंने सेट P2.1 हाई कर दिया। इसका मतलब मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मूव ए कॉमा #41, क्योंकि 41 डेटा को मुझे भेजना है, तो मैंने 41 डेटा को इमीडिएटली ए के अंदर लोड करा दिया। कितनी बिट है, 8 बिट है, तो 8 को मैंने काउंटर की तरह R5 के अंदर लोड करा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो मेरे को ये डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डेटा सबसे पहले कैरी के अंदर जाए, और कैरी बिट से ये डेटा वहां शिफ्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने इस डेटा को रोटेट करा थ्रू कैरी राइट। तो जब रोटेट थ्रू कैरी करेंगे राइट, तो ये वाला डेटा जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, कैरी के पास पहुंच जाएगा। यानी इस पहले मूव करने के बाद क्या हो जाएगा, वो कैरी वाला डेटा मेरा D0 वाला डेटा होगा बेसिकली, ठीक है। और अगली बार मैंने उस कैरी फ्लैग का डेटा को P2.1 पे मूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक करा, डिक्रीमेंट करा R5 को, यानी 8 का 7 कर दिया, और चेक करा कि क्या वो 0 हो गया, नहीं हुआ तो दोबारा जाए, फिर दोबारा रोटेट करें, है ना। अब ये वाला डेटा ऑलरेडी यहाँ आ चुका था, अब ये वाला डेटा मुझे यहाँ लाना है ना। तो ये वाला डेटा तो ऑलरेडी यहाँ था, अब ये वाला डेटा दोबारा मूव करा दो, तो अब ये वाली बिट अगली साइकिल पे कैरी के अंदर आ जाएगी, और फिर कैरी वाला डेटा P2.1 को सीरियली भेज दो। फिर डिक्रीमेंट करो R5 को, कब तक करता रहे, जब तक कि ये 0 ना हो जाए। जब ये 0 हो गया तो ये हियर पे नहीं जाएगा, हियर पे नहीं जाएगा, फिर क्या करेगा ये, सेट बी 2.1 सेट बी 2.1, ठीक है। दो कंटिन्यूसली हाई मिल जाएंगे, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया। यहाँ दे रखा है ना कि पुट 2 हाईज एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डेटा। तो स्टार्टिंग में 2 बिट हाई, ये बीच में 8 बिट का डेटा आ गया, और एंड में 1 1, तो ये स्टार्ट और एंड के लिए 1 1 आ गया, और बीच में 8 बिट का डेटा आ गया। सीरियली 1 बाय 1 इस कैरी बिट के थ्रू पोर्ट 2.1 की पिन पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज, अगर मेरे को सीरियल डेटा भेजना है, क्या कहते हैं एक तरीके से, पहले LSB फिर उसके बाद MSB, बाइट कम्स इन दी LSB फर्स्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रोटेट करूंगा राइट थ्रू कैरी, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को डेटा ब्रिंग करना है, डेटा डेटा ब्रिंग करना है, मतलब LSB के अंदर सबसे पहला डेटा है, और MSB के अंदर सबसे लास्ट डेटा है, ठीक है। तो क्या करूंगा, पेन से डेटा रीड करूंगा कैरी फ्लैग के अंदर, और कैरी फ्लैग से डेटा रीड करूंगा MSB के अंदर, और फिर इस डेटा को 1 बाय 1 रोटेट कर दूंगा RC के थ्रू, तो ये डेटा यहाँ आ जाएगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। ये कब तक करूँ, जब तक कि R5 यानी काउंट 0 ना हो जाए, जब तक 0 ना हो तब तक वो रिपीट करता रहे, जब 0 हो जाए तो ये यहाँ आ जाए, और अब मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। दैट्स इट। इस प्रोग्राम को, इस ए के डेटा को मैंने R2 के अंदर सेव कर लिया। यहाँ लिख रखा है सेव द कंटेंट्स द बाइट डेटा इन द रजिस्टर R2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैं P1.2 P1.3 के स्टेटस को कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, बिट लोकेशन 6 और 7 पर सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले P1.2 के डेटा को मैंने बिट को कहाँ मूव कराया, कैरी फ्लैग के अंदर मूव कराया, और इस कैरी फ्लैग के डेटा को मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, मूव 06, यानी 06 लोकेशन पर, रैम की बिट लोकेशन 06 जो है वो डेटा पर ये कैरी, यानी जो बिट P1.2 पे थी वो सेट चली जाएगी। उसके बाद मैंने P1.3 को मूव कराया कैरी फ्लैग के अंदर, और उसको कहाँ मूव करा दिया, स्टोर कर दिया 7 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उस रैम 8 बिट का जो रैम का जो लोकेशन डेटा था, उस 8 बिट में उस रैम की बिट लोकेशन 7 पे और 6 पर अगर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ सीधे सीधे 06 और 07 डेटा के थ्रू मैं यहाँ पर अपनी रैम लोकेशन के अंदर वो बिट स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम P2.2 को मैंने एक कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करा है, जो कि आउटडोर लाइट को और इंडोर लाइट को कंट्रोल कर रहा है। आउटडोर लाइट के लिए P2.2 है, इंडोर लाइट के लिए या इनसाइड लाइट के लिए P2.5 है। शो हाउ टू टर्न ऑन एंड द आउटसाइड लाइट एंड टर्न ऑफ द इनसाइड वन, ठीक है।
सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने क्लियर कर दिया कैरी फ्लैग को, ठीक है। और कैरी फ्लैग को क्लियर करने का क्या मतलब, सेट कर दिया, सॉरी सेट कर दिया। सेट करने का क्या मतलब है कि कैरी फ्लैग के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस P2.2 को मैंने ऐड और करा कैरी के साथ। तो अगर और करेंगे तो 0+1 या 1+0 या 1+1, 1 मतलब ये तीनों हैं और है ना। अगर और करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन तीनों ही केस में आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी सेट हो जाएगा, यानी आउटडोर लाइट टर्न ऑन हो जाएगी। आउटडोर लाइट यानी P2.2। तो P2.2 को के साथ कंपेयर कर रहा हूँ और फिर इस कैरी बिट को P2.2 पे भेज दिया। तो जो भी कैरी आया वो क्या होगा, वो और होगा किसका, प्रीवियस कैरी 1 का और 2.2 पे जो भी डेटा है, चाहे 0 है चाहे 1 है। तो ऑटोमेटिकली उस डेटा यानी कैरी को मैं क्या भेज दूँ, कहाँ भेज दूँ, P2.2 पे भेज दूँ। तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइट टर्न ऑन हो जाएगी। अगर ये ऑन नहीं है तो, अगर ऑन है तो ऑन ही रहेगी। अब मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि मेरे को ऑफ करना है। और अब मैं इस क्लियर यानी इसको P2.5 के साथ क्या करूँगा, एंड करूँगा, क्योंकि 0 एंड विद 0 या 0 एंड विद 1 या 1 एंड विद 0, ठीक है। इन तीनों ही केस में आउटपुट क्या होगा, 0 आएगा, मतलब रीसेट हो जाएगी। अगर एक भी 0 होगा, यानी मैंने क्लियर को रीसेट 0 कर दिया, तो अगर एक भी 0 होगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट 0 आ जाएगा, और 0 का मतलब लाइट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो 0 को मैं अगर P2.5 पे भेजूंगा तो लाइट मेरी ऑफ हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ वंस कितने हैं उस 8 बिट के डेटा में। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले R1 के अंदर 0 लोड कर दिया। R1 मुझे बताएगा कि मेरे उस 8 बिट के डेटा में कितने नंबर ऑफ वंस हैं। फिर मैंने R7 के अंदर 8 लोड कर दिया, क्योंकि मेरे को हर बिट कंपेयर करनी है। तो हर बिट कंपेयर करनी है मतलब 8 बार काउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो 8 बार काउंटिंग के लिए मैंने काउंटर में 8 लोड कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने उस इमीडिएट डेटा को ए के अंदर लोड करा दिया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने रोटेट करा लेफ्ट, एक एक करके लेफ्ट रोटेट करते रहो, ठीक है। और ये चेक करो, ये 8 बिट का डेटा अगर लेफ्ट रोटेट करूंगा तो ये वाला जो बिट है ये कैरी के थ्रू रोटेट करूंगा, तो कैरी वाली बिट, अगर ये डेटा मेरा कैरी में आ रहा है और अगर ये कैरी वाली बिट यानी ये वाला डेटा मेरा 1 है, तो ये कैरी बिट को 1 कर देगा, इसका मतलब ये वाला बिट 1 है। अगर कैरी बिट को 1 कर दे, है ना, तो जंप ऑन नो कैरी, अगर कैरी नहीं है तो यहाँ आ जाए, और अगर कैरी है तो वो R1 को इंक्रीमेंट कर दे और फिर डिक्रीमेंट करे R7 को, यानी काउंटर को एक सब्ट्रैक्ट कर दे और फिर दोबारा वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। अब फिर मैं रोटेट करूँ, अब ये वाला डेटा जो होगा, ये वाला डेटा यहाँ आ जाएगा और फिर मैं कंपेयर करूँगा कि क्या ये 0 है। अगर 0 है तो मतलब नो कैरी है, तो यहाँ आ जाए नेक्स्ट पे, और अगर कैरी नहीं है तो ये इंक्रीमेंट कर दे किसको, R1 को, ठीक है। तो इस तरीके से जब तक कि R7 0 ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस रिपीट करता रहे, और अगर ये R7 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोग्राम अगली लाइन पे आ जाएगा, तो एंड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, और इस प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस का लास्ट प्रोग्राम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। ये और देख लेते हैं हम, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट की प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आपको रजिस्टर ए के कंटेंट्स में ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ए के कंटेंट क्या होंगे, और अगर मैं पहले ये देख लेते हैं ए के अंदर क्या है, 72 डेटा है वो ए के अंदर है। अगर मैं स्वैप करूंगा 72 डेटा को तो क्या होगा, 4 बिट और 4 बिट, ये 8 बिट का डेटा था, यहाँ था 7, यहाँ था 2, जब मैं स्वैप करूंगा तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। स्वैप करने के बाद ए कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। लेकिन अगर स्वैप नहीं, इंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है मेरे पास, स्वैप इंस्ट्रक्शन सपोज मेरे को यूज नहीं करना होता है ना, मेरे को पता ही नहीं है स्वैप इंस्ट्रक्शन होता है, तो अगर मैं 7 को इधर लाना चाहता हूँ और 2 को इधर लाना चाहता हूँ तो क्या तरीका है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रोटेट करता जाऊँगा, चाहे तो लेफ्ट चाहे तो राइट, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैंने 72 लोड कराया, रोटेट करा, लेकिन कैरी के थ्रू कैरी इंक्लूड नहीं करूँगा, कैरी इंक्लूड करूँगा तो फिर कैरी वाला बिट रोटेट होगा, है ना। तो कैरी को इंक्लूड नहीं करना, कैरी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, देखो 0 1 1 1 ये 7 है और 0 0 1 0 ये क्या है, 2 है। अब ये एक बिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला निकल जाएगा बाहर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सिमिलरली ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये वाला डेटा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बार रोटेट करूंगा लेफ्ट तो ये डेटा आएगा, उसके बाद अगली बार रोटेट करूंगा तो ये आएगा, उसके बाद अगली बार रोटेट करूंगा तो ये आएगा, और उसके बाद अगली बार रोटेट करूंगा तो ये आएगा। और आप ध्यान से देखो तो ये क्या चीज़ है मेरी, ये है मेरा 7 और ये है मेरा 2, और मैंने 2 और 7 को इंटरचेंज कर लिया, 7 और 2 को 2 और 7 में कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन ना पता हो तो भी। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द इनपुट आउटपुट फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है।